नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 20 प्रश्न डेली जो है हम आपको करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 12। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 11, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हमारा ये पार्ट है, यानी कि जो चैप्टर है, इसका लास्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट 13 पार्ट से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं। इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम, शून्य कोटि गुरुत्व नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम। ये 4 ऑप्शन भी दिए थे, आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं पहला वाला ऑप्शन न्यूटन का प्रथम नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मैंने पहले आपको बताया भी था, परंतु प्रश्न यहाँ पर एक बार आया है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसे गतिमान अवस्था में न किया जाए, या ये भी कह सकते हैं कि कोई पिंड तब तक गतिमान अवस्था में रहता है जब तक कोई उसे बाह्य बल लगाकर उसे जो है वो विरामावस्था में न किया जाए। तो ये जो है आपका प्रथम नियम होता है, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी मैंने आपको काफी बार बताया है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जड़त्व का नियम जो है वो किसे कहते हैं। तो इसी का यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो लिखा है। तो चलिए, जिसने इसने ए ऑप्शन दिया था उसका बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। तीसरा कह रहा है कि किसी भी पिंड की भारहीनता की जो स्थिति है उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के प्रति संतुलित होने पर होती है। और चौथा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और जो द्रव्यमान है वो समान होता है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही नहीं है, बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका कथन गलत लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का जो भार और द्रव्यमान है वो समान होता है। तो ऐसा नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो मंद गति कर रहे हो, विश्राम में हो, उच्च वेग से गति कर रहे हो या प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो। तो किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा न्यूटन के गति के नियम के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से यदि गति कर रहे हो तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए टेम्परेचर यानी कि तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है? द्रव्यमान, चाल, गतिज ऊर्जा या संवेग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा, बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है या बना रहती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है गतिज ऊर्जा, दूसरा कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा कह रहा है कुल रेखीय संवेग और चौथा कह रहा है कुल यांत्रिक ऊर्जा। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D।
तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, कुल यांत्रिक ऊर्जा बिल्कुल जो है वो सही रहता है, जो कि आप कहते हैं इस कह सकते हैं इस स्थिति के दौरान स्थिर बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएं प्लांक नियतांक एक की विमाओं के समान होती हैं? कोणीय संवेग, रैखिक संवेग, बल या स्थितिज ऊर्जा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि निम्नलिखित जो भौतिक राशियां हैं इसमें किस एक की विमाएं जो है प्लांक नियतांक h है उसकी विमाओं के समान जो है वो होती हैं। ये आपका h जो है वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कोणीय संवेग की डेफिनेशन। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो अर्थात घूर्णन गति कर रहा हो, तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्ण का योग उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। ये आपका होता है कोणीय संवेग। रेखीय संवेग भी यहाँ पर दे रखा है, उसकी यदि बात करें तो किसी गतिशील कण का द्रव्यमान का मान अथवा किसी गतिशील कण की गति की मात्रा को उस कण का रेखीय संवेग कहा जाता है। कोणीय संवेग और रेखिक संवेग में क्या संबंध होता है? तो आप कह सकते हैं कोणीय संवेग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कोणीय संवेग बराबर होता है आपका रैखिक संवेग गुणे स्थिति सदिश। ये आपका इन दोनों में संबंध हो जाएगा, यानी कि L बराबर P इंटू स्मॉल r। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि कोणीय संवेग जो है किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि है। तो ये एक आपकी सदिश राशि है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न में आपसे बहुत बार पूछने को देखने को मिलता है। तो उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि भोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल है। भोथरे मतलब जो कह सकते हैं पैना नहीं होता, धार आप करवाते हैं तो जिसमें धार ना हो उससे काटना मुश्किल होता है, क्योंकि किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाए गए दाब को चाकू की तेज धार कम कर देती है। दूसरा कह रहा है किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया दाब उसके भोथरेपन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। तीसरा कह रहा है कि किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। और चौथा कह रहा है भोथरा चाकू प्रतिच्छेद क्षेत्र को कम कर देता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू जो है वो कम कर देता है, इसीलिए उससे काटना चीजों को मुश्किल होता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण है? चार ऑप्शन है। वायु अणु का उच्च पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण है। वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण है, केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण है, या केवल वायु अणु का उच्च पलायन वेग के कारण है। तो बताना है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव जो है वो किस कारण से है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। बात कर लेते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा कि किस कारण है, वायु अणु का निम्न पलायन वेग और निम्न गुरुत्वाकर्षण। पलायन वेग भी मैंने आपको बता दिया है, गुरुत्वाकर्षण भी मैंने आपको बता दिया है, तो यही रीजन जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, कि एक द्रव आरंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है, तो वो द्रव क्या है? जल है, अल्कोहल है, गलित लोहा है या पारा है? चार ऑप्शन है, आपको प्रॉपर्टीज के आधार पर बताना है कि किसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन इतने इतने टेम्परेचर पर संकुचित और प्रसारित होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए, जल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वो द्रव जो है वो जल है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग 0 तक घटाया जा सके, और ये क्रिया क्या निरूपित करती है? सिंपल सा बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कोई कैच लेता है
तो क्या करता है, कैच लेने के साथ साथ थोड़ा सा अपना हाथ भी पीछे की ओर ले जाता है। तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये क्रिया क्या निरूपित करती है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम या ऊर्जा संरक्षण नियम। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। वैसे ये एग्जाम्पल एक तो वो वाला आपका कि गाड़ी रुकने पर धक्का आगे पीछे की ओर लगता है, आप झुक जाते हैं, वो वाला न्यूटन का प्रथम नियम पर बेस्ड था, वो वाला एक एग्जाम्पल, और एक ये वाला एग्जाम्पल। ये दोनों आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका न्यूटन का द्वितीय गति नियम का ये एग्जाम्पल होता है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी एकदम याद रखिएगा। और न्यूटन का दूसरा नियम कहता क्या है, तो एक लाइन में याद रखिएगा, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और जो संवेग परिवर्तन की दिशा है वो वही होती है जो कि बल की दिशा होती है। ये न्यूटन का सेकंड नियम जो है वो कहता है। अगला प्रश्न 10 देखते हैं कि पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है। ईंट स्थिर वेग से गिरेगी, स्थिर चाल से गिरेगी, स्थिर त्वरण से गिरेगी, या कुछ समय तक स्थिर चाल से गिरेगी और फिर पृथ्वी के निकट आने पर स्थिर त्वरण से जो है वो गिरेगी। तो सभी प्रश्न आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने प्रश्न देखना है सब NCERT बेस्ड हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आगे आने वाले पेपर में मिलेंगे। किसी भी एग्जाम का पैटर्न आगे चलकर NCERT बेस्ड ही आपको देखने को मिलेगा। यूपी टेट का भी आप पेपर देखेंगे तो SCERT NCERT इन्हीं से ही पेपर ज़्यादा पूछा गया था जो इससे पहले हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन C सही होगा, स्थिर त्वरण से जो है वो गिरेगी। तो ये आपका ऑप्शन C जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना होती है। इसका कारण क्या होता है वो आपको बताना है। आपने देखा भी होगा बिल्ली उछल कूद मचाते हुए कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं कूद जाती है। पहला कह रहा है कि बिल्ली की हड्डियां लचीली होती है, ऐसा इसलिए वो कर पाती है। दूसरा कह रहा है कि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित करके अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। तीसरा कह रहा है कि बिल्ली की त्वचा मोटी और लचीली होती है। और चौथा कह रहा है बिल्ली भी अन्य जानवरों की तरह बराबर घायल होती है, लेकिन उसमें जबरदस्त सहन शक्ति, शारीरिक प्रतिरोध और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। आपको बताना है कि बिल्ली मौसी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन B वाला बिल्कुल सही होगा कि बिल्ली जो है वो तत्काल अपने आप को समायोजित करके अपने जो चारों पैर होते हैं उस पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने का जो संघात है उसको अवशोषित कर ले। तो यही रीजन जो है वो होता है। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलो है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा। द्रव्यमान और भार में मैंने आपको पहले भी अंतर बताया है, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। 1 किलोग्राम से कम होगा, लगभग 1 किलोग्राम होगा, 6 किलोग्राम से कम होगा या 6 किलो होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। पृथ्वी पर द्रव्यमान दे रखा है, चंद्रमा पर पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन D 6 किलो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे वो चंद्रमा पर हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पर ये डिपेंड जो है वो नहीं करता है। इसलिए पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलो है तो चंद्रमा पर भी 6 ही किलो होगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्छलित होती है, वह क्यों उच्छलित होती है। उच्छलित कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता है कि गेंद आप नीचे गिराएं और वहीं पर गिर के उसके बाद थोड़ा भी हिले डुले ना। आप देखते हैं गेंद टप्पा खाती है, पहले इतना उछलेगी फिर थोड़ा कम फिर थोड़ा कम, इस टाइप से। तो वही पूछा गया है कि जब एक गेंद फर्श पर गिरती है उच्छलित होती है तो वह क्यों उच्छलित होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। दूसरा कह रहा है कि न्यूटन के तीसरे नियमानुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया उच्छलन होती है। तीसरा कह रहा है कि फर्श पूर्णतः दृढ़ होती है इसलिए ऐसा होता है। और चौथा कह रहा है कि संघट्ट के कारण फर्श गर्म हो जाता है इसलिए ऐसा होता है। देखिए सभी चीजें एक जर्नल नॉलेज की चीजें हैं। सामान्य विज्ञान कहने का मतलब क्या है,
आसपास सारी चीजें घटित होती हैं, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो इन सब चीजों को रटने के बजाय कोशिश ये कीजिए कि समझिए कि ऐसा क्यों होता है। आप देख रहे हैं कि फर्श जो है पर आपने एक गेंद फेंकी तो टिप्पा खा रही है टक 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 टक, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ दाब गिरता है, गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान गिरता है, गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है, या गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान और दाब दोनों गिरता है। बताना है आपको पृथ्वी के अभ्यंतर में इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी आपका इंक्रीज होता जाता है, वो भी बढ़ता जाता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। परिणामी शक्ति के बराबर होती है, परिणामी ऊर्जा के बराबर होती है, परिणामी बल के बराबर होती है, या परिणामी आवेग के बराबर होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा, परिणामी बल के बराबर होती है। न्यूटन का सेकंड नियम मैंने आपको क्या बताया था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित जो बल होता है, उस पर आरोपित जो बल होता है इसके समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल जो है वो आपका F है, बल की जो दिशा है उसमें उत्पन्न जो त्वरण है वो आप A मान लीजिए, और वस्तु का द्रव्यमान m है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या आपका हो जाएगा, F बराबर ma। यही आपका प्रश्न पूछा गया, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो परिणामी बल के बराबर होती है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि तीन समान पान A, B और C क्रमशः जल, पारा और मिट्टी के तेल में से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि तीनों पात्रों के ऊपर प्रश्न में जो है ये पान नहीं है पात्र लिखा हुआ है, तो आगे प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियां भी लगी हुई हैं। अब यदि तीनों टोटियां एक साथ खोली जाएं तो कौन सा पात्र सबसे खाली होगा सबसे पहले, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से तीन पात्र बने हुए हैं और तीनों पात्र में एक आपका A है, एक आपका B है, एक आपका C है। एक में आपका जल भरा हुआ है, एक में आपका पारा भरा हुआ है, एक में आपका मिट्टी भरा हुआ है, मिट्टी का तेल है, मिट्टी नहीं है मिट्टी का तेल है। अब तीनों पात्रों के आधारों पर यहाँ यानी कि आधार मतलब बेस में यहाँ पर टोटी लगा दी गई है, और प्रश्न में आगे ये पूछा जा रहा है कि यदि तीनों टोटी एक साथ खोल दी जाए तो जल, पारा या मिट्टी के तेल में कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि तीनों पात्र A, B और C एक ही समय पर साथ साथ खाली होंगे, पात्र B सबसे पहले यानी कि पारा सबसे खाली पहले होगा, पात्र A यानी कि जल सबसे पहले खाली होगा, और पात्र C यानी कि मिट्टी का तेल सबसे पहले खाली होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि तीनों पात्र A, B और C एक ही समय पर साथ साथ खाली होंगे, तो पहले, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में इसमें कोई जो है वो नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, आपको बताना है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, स्याही का सोखना, सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, या पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। आपको बताना है केशिकत्व एकमात्र कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये आपका एकमात्र कारण नहीं है। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है।
दांत का इनेमल है, पेशियां हैं, हड्डियां हैं या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन दांत का इनेमल बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग आपका दांत का इनेमल होता है। हड्डियां ऑप्शन में देखकर कंफ्यूज ना होइएगा, वो आपका नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, तो आप कह सकते हैं एक लाइक तो आपका बनता ही है। इसके साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं अपना प्रश्न 19। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं। वायु घर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, आणविक आकर्षण के कारण या पानी की श्यानता के कारण। यहाँ पर वायु होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव बिल्कुल सही होगा। इसको एकदम रट के रखिएगा कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना एक वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो आपका बायो से यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन ए, स्लाइडन व स्वान ने दिया था। ऑप्शन बी, मेलपीगी व विरकोव ने दिया था। ऑप्शन सी, नाल व रस्का ने दिया था। ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके बाद का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट से, वहां पर हम देखेंगे इसका जो है वो उत्तर। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।